Dear student, I am Dr. Mukesh Kumar Sharma, Associate Professor in Zoology, SPC Government College, अजमेर। आज मैं आपको इंट्रोडक्शन ऑफ सेल तथा सेल थ्योरी के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले प्रश्न ये है कि व्हाट इज अ सेल, यानी कोशिका क्या है। द सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. Cell makes up plants and all living things. It means cell is the basic unit of organization or structure of all living matter within a selective and retentive semipermeable membrane. It contains a complete set of different kinds of units necessary to permit its own growth and reproduction from simple nutrients. It means है क्या कि कोशिका सभी जो लिविंग मैटर्स होते हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन तथा स्ट्रक्चर की एक बेसिक यूनिट होती है। यह एक सेलेक्टिव तथा रिटेंटिव सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, जिसमें कि इस कोशिका के ग्रोथ एवं रिप्रोडक्शन के लिए आवश्यक सभी प्रकार की यूनिट्स उपस्थित होती है और ये कोशिका ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिंपल न्यूट्रिएंट से पूरा करती है। कैन यू थिंक ऑफ रीजंस why cell needs nutrition and a good environment? So, the cell represents the basic structural and functional unit of life, important unifying concepts in biology. All organisms are composed of one or more cells. All tissues and organs are composed of cells. There is no life without cells. इसका मतलब ये है कि कोशिका के बिना जीवन होता ही नहीं है। Cell produces tissues, tissue produces organs, organ produces organ system and organ system produces organism. यदि अपन इन अदर वर्ड्स कहें तो कोशिका क्या करती है, ऑर्गेनिजम्स का निर्माण करती है, सभी प्रकार के ऑर्गेनिजम्स का ये निर्माण करती है। कुछ बड़े रैंडम सेल फैक्ट यदि हम देखें तो एक एवरेज ह्यूमन बीइंग जो होता है वो लगभग 100 ट्रिलियन इंडिविजुअल सेल्स का बना होता है। और आप ये देखें, ये आई का जो ये डॉट है, इसके एरिया को कवर करने में 50 सेल की आवश्यकता होती है, यानी इस छोटे से डॉट में 50 सेल्स समा सकती है। अब इन कोशिकाओं की खोज कैसे हुई? एक इंग्लिश माइक्रोस्कोपिस्ट था रॉबर्ट हुक, जिसका जन्म 1635 में हुआ था तथा मृत्यु उसकी 1703 में हुई थी। वो बेसिकली एक माइक्रोस्कोपिस्ट था। उसने अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप के नीचे उसने क्या देखा, कॉक की जो पीस था, ड्राइड कॉक का जो पीस था, उसके छोटे छोटे स्लाइस काटे और उसने इस माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। और इस माइक्रोस्कोप के नीचे देख के बाद में उसने देखा कि इसमें छोटे छोटे बॉक्सेस अथवा हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखती है, जिसको उसने लैटिन में सेला कहते हैं, उसको उसने होलो स्पेस कहा। और इसी होलो स्पेस को देखते हुए उसने सबसे पहले टर्म सेल दी 1665 में, यानी सबसे पहले सेल जो टर्म जो थी उसका इजाद रॉबर्ट हुक ने किया। और उसने ये सोचा कि ये जो सेल्स है ना, स्पेशली इस तरह की जो सेल्स है, वे केवल प्लांट्स तथा फंजाई में ही मिलती है। 1665 में हुक ने ये जो सारे जो ऑब्जर्वेशंस थे बेसिकली उनको एक टाइटल माइक्रोग्राफिया में पब्लिश किया। उसके बाद में एंटोन वॉन लीवनहॉक भी था, वो एक डच माइक्रोस्कोपिस्ट था। एंटोन वॉन लीवनहॉक का जन्म 1632 में हुआ था तथा उसकी मृत्यु 1723 में हुई थी। वो भी क्या कर रहा था, बेसिकली माइक्रोस्कोप को इंप्रूव मैग्निफिकेशन वाला बना रहा था। तो वो क्या कर रहा था कि जो शॉर्ट फोकल लेंथ वाले जो लेंसेस थे उनको वो पॉलिश कर रहा था और उसने उनको पॉलिश कर करके लगभग 300 गुना मैग्निफिकेशन वाले माइक्रोस्कोप का निर्माण कर लिया। और उसने 1673 में ये जो माइक्रोस्कोप है, इसी की सहायता से ही पॉन्ड के जो पानी था, पॉन्ड वाटर में सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स देखे जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे। और
उसे उन्होंने एनिमलक्यूल्स कहा। इसके अलावा उसने फिश, बर्ड्स, फ्रॉग्स, डॉग्स एंड ह्यूमंस में ब्लड सेल्स को भी ऑब्जर्व किया। Therefore, it was known that cells are found in animal as well as in plants. And he was considered as a father of microbiology, or his observations were recorded in a series of reports that he sent during 1675 to 1683 to the Royal Society of London. रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की बहुत सारे रिपोर्ट्स में उसने ये सारे ऑब्जर्वेशन को पब्लिश किया। अब यदि हम ये माइक्रोस्कोप देखें तो आप ये देखिए, ये लेंस है, यहाँ पे आपका सैंपल होल्डर है, और इस फोकस नोब की सहायता से ये फोकस करता था और उन सैंपल्स को वो देखा करता था। अब सेल थ्योरी क्या है? बेसिकली सेल थ्योरी को बेसिकली दो वैज्ञानिक थे, एक था स्लाइडन और एक था स्वान। उन्होंने 1839 में दी, और ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट थ्योरी थी। जो the idea of cell theory predates other great paradigms of biology, including Darwin theory of evolution, Mendel's law of inheritance, and the establishment of comparative biochemistry. Ultra structural research and modern biology have added many tenets to the cell theory, but it remains as the preeminent theory of biology. और ये जो सेल थ्योरी थी, बेसिकली ये जो एटॉमिक थ्योरी जो फिजिक्स की थी उस जैसे ही इंपॉर्टेंट थी। अर्थात यदि अपन फिजिक्स की जो एटॉमिक थ्योरी देखें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उतनी ही इंपॉर्टेंट जो सेल थ्योरी है बायोलॉजी में, वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। अब बेसिकली स्लाइडन और स्वान ने क्या किया? स्लाइडन 1838 में इसने ये थ्योरी दी, और ये एक जर्मन था, बेसिकली ये बॉटनिस्ट था, और उसने ये देखा कि जो भी प्लांट्स हैं वो सेल्स के द्वारा बने होते हैं। स्लाइडन ने कहा, क्या कहा? प्लांट्स जो हैं वो सारे के सारे क्या होता है? कोशिकाओं द्वारा बने होते हैं। और थियोडोर जो स्वान था, उसने 1839 में, ये भी एक जर्मन साइंटिस्ट था, बट ही वाज ए जूलॉजिस्ट, और उसने ये कहा कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो कोशिकाओं के द्वारा बने होते हैं। अब ये थ्योरी का कैसे इजाद हुआ? बेसिकली इन 1838 में थियोडोर जो स्वान था और मैथियस स्लाइडन, इनका पूरा नाम है, ये क्या कर रहे थे? बेसिकली कॉफी पी रहे थे। और कॉफी कब पीते हैं अंग्रेज जब लंच डिनर कर लेते हैं, उसके बाद में कॉफी पीते हैं, उसके बाद में वो डिफरेंट इश्यूज को डिस्कस करते हैं। तो वो भी दोनों आपस में एक दूसरे की रिसर्च को डिस्कस कर रहे थे। तो उस समय स्वान ने ना जो सुना स्लाइडन से, कि स्लाइडन डिस्क्राइब कर रहा था, स्लाइडन बता रहा था कि प्लांट सेल्स में न्यूक्लियाई होते हैं और प्लांट सेल्स के द्वारा बने होते हैं। तो ये जो सुनकर के, और स्लाइडन ने, स्वान ने कहा कि भाई एनिमल्स टिश्यू भी ऐसे ही होते हैं। ठीक है, दोनों भागे भागे अपने लैब में गए और उन्होंने एनिमल टिश्यूज, एनिमल सेल्स को भी देखा और प्लांट सेल्स को भी देखा। और उसके बाद में जब इनको लगा भाई ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है कि प्लांट्स भी सेल्स के द्वारा बनी होती हैं और एनिमल्स भी सेल्स के द्वारा बने होते हैं, उसके बाद में उन्होंने एक सेल थ्योरी को दिया। उस सेल थ्योरी के अनुसार इनके 3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट थे। फर्स्ट पॉइंट, द सेल इज द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर, physiology and organization in living things. The cell retains a dual existence as a distinct entity and a building blocks in the construction of organism, and cell form by free cell formation similar to the formation of crystal, यानी spontaneous generation. लेकिन Rudolf Virchow in 1858 he gave us a phenomena that called omnicellular acellular, यानी सभी जो सेल्स होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के द्वारा ही निर्मित होती है। तो इस आधार पे ये जो तीसरा जो कंसेप्ट था इनका सेल थ्योरी का, स्पॉन्टेनियस जनरेशन का, उसको रिजेक्ट कर दिया गया और उसकी जगह दिया गया कि ऑल सेल्स हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के द्वारा ही बनती है। इसी सिद्धांत के आधार पर उन्होंने मॉडर्न जो सेल थ्योरी दी
उसके आधार पर all non-living organism, whether those are animals, plants or microbes, ये सारे के सारे cells are made up of cells and cell products. The cell is a structural and functional unit of all living things. All cell come from pre-existing cells by division, means spontaneous generation does not occur. All metabolic reactions in unicellular and multicellular organisms takes place in cells, and cell contains hereditary information which is passed from cell to cell during cell division. All cells are basically the same in chemical composition, and all energy flow, metabolism and biochemistry of life occurs within the cell. इन सातों पॉइंट्स के आधार पर मॉडर्न सेल थ्योरी दी गई। अब ये सेल थ्योरी क्यों इंपॉर्टेंट है, किस तरह से इस सेल थ्योरी को यूज किया जाता है? ये जो सेल थ्योरी है ये डिजीज, हेल्थ, मेडिकल रिसर्च एंड उनके क्योर्स के फॉर्म में यूज की जाती है, जैसे कि एड्स, कैंसर, वैक्सीन, क्लोनिंग, स्टेम सेल्स रिसर्च में ये थ्योरी यूज की जाती है। अब इस सेल थ्योरी के बहुत सारे एक्सेप्शन भी है। एक सेल को हम ये देखें तो उसमें तीन बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, तीन बड़े इंपॉर्टेंट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होती है। उसमें फर्स्ट है a set of genes which constitute the blueprint for regulating cellular activities and making new cells. Second, a limiting plasma membrane that permits controlled exchange of matter and energy with the external world. Third, metabolic machinery for sustaining life activities such as growth, reproduction, and repair of parts. ठीक है। अब now virus do not easily fit in these parameters of true cells. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, वायरस दो चीजों से मिलकर के बना होता है, एक उसका जेनेटिक मटेरियल और एक उसका प्रोटीन कोट। प्रोटीन कोट जिसे कि हम कैप्सिड कहते हैं। आजकल आप सब लोगों को पता है कि कोरोना वायरस का हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हुआ है, और कोरोना वायरस भी दो चीजों से मिलकर के बना होता है, एक उसका जेनेटिक मटेरियल जो कि आरएनए होता है और एक उसका प्रोटीन कोट। तो वायरस इन तीनों पैरामीटर में कुछ पैरामीटर को फॉलो करता है, स्पेशली जीन्स वाले को, फर्स्ट वाले पैरामीटर को, अदरवाइज और पैरामीटर को फॉलो नहीं करता है। There are certain other organisms also, such as the protozoan Paramecium, the fungus Rhizopus, and the alga Vaucheria, which do not fit into the purview of the cell theory. Why these are not fit? Because all of these organisms have bodies containing undivided mass of protoplasm, which lacks cell-like organization and has more than one nucleus. इस तरह से यदि हम देखें तो ये चारों जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनमें वायरस को तो हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग के श्रेणी में रखते हैं, ये चारों जो है वायरसेस हैं, पैरामीशियम है, राइजोपस जो फंगस होता है, एल्गी जो वाउचेरिया होता है, वो चारों के चारों एक्सेप्शन होते हैं सेल थ्योरी के, अर्थात ये सेल ट्रू सेल्स नहीं होती हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं सेल थ्योरी। अगली क्लास में हम लोग प्रोकैरियोट्स की स्ट्रक्चर, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, एंड हम लोग उसी क्लास में ही हम लोग प्रोकैरियोट्स में माइक्रोप्लाज्मा की स्ट्रक्चर, वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद।